हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, प्रवक्ता हिंदी की जो एग्ज़ाम है वो 30 मई को लेकर जो तैयारी चल रही है उसके लिए प्रैक्टिस सेट लगातार आपके लिए प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो इसी सेट्स के अंतर्गत आज हमारी जो क्लास है इसमें भी हम 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। तो बिना स्किप किए पूरी क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा। साथ ही जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक हमारे चैनल की मेंबरशिप नहीं ली है वो ज़रूर हमारी चैनल की मेंबरशिप लेके प्रवक्ता हिंदी प्रैक्टिस सेट की मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के लगातार क्लासेस आपको देखने को मिलती रहेंगी और आपकी तैयारी जो है मजबूती से हो सकेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में अनूप शर्मा कृत रचना कौन सी नहीं है? तो अनूप शर्मा द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है? ऑप्शन है कुणाल, सिद्धार्थ या सुमनांजलि या सूल फूल। तो दोस्तों, इसमें से कौन सा अनूप शर्मा कृत नहीं है ये पूछा गया है। अगर इसमें बात करें दोस्तों, कुणाल जो है ये अनूप शर्मा की ही रचित है। साथ ही सिद्धार्थ भी उन्हीं की रचना है और सुमनांजलि जो है ये भी अ, अनूप शर्मा की ही रचना है। तो इसमें अगर देखें दोस्तों, सूल फूल जो रचना है ये अनूप शर्मा की रचना नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साकेत स्वरूप से जीवन काव्य है और वह भारतीय जीवन के प्रतिनिधि काव्य है। साकेत के संबंध में यह कथन किसने कहा है? तो साकेत स्वरूप से जीवन काव्य है और वह भारतीय जीवन के प्रतिनिधि काव्य है। तो इस संबंध में यह कथन किसने कहा है दोस्तों? ऑप्शन है डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह या डॉक्टर देवराज। तो दोस्तों, ये जो कहा गया है किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है डॉक्टर नामवर सिंह के द्वारा। तो डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा है दोस्तों कि जो साकेत स्वरूप से जीवन काव्य है और वह भारतीय जीवन के प्रतिनिधि काव्य है, ये डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। इस वाक्य में बहुत जो शब्द है किस विशेषण का उदाहरण है? तो ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, तो इसमें जो बहुत शब्द है तो किस विशेषण का उदाहरण है? जैसे गुणवाचक, संख्यावाचक या सार्वनामिक या परिमाण बोधक। तो ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, तो इसमें जो विशेषण किस प्रकार का विशेषण है दोस्तों? यह है परिमाण बोधक। क्योंकि बहुत दूध देती है इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये परिमाण को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि संख्यावाचक है। क्योंकि यहाँ पर अगर ये कहता है कि ऋषि की गाय जो है 2 किलो दूध देती है, तो यहाँ पर संख्यावाचक हो जाता। बाकी गुणवाचक और सार्वनामिक तो है नहीं, तो परिमाण बोधक है। यानी कि बहुत दूध दे रही है तो एक परिमाण को रिप्रेजेंट कर रहा है कि बहुत सही मात्रा में दे रही है। तो इनमें से ये परिमाण बोधक है दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, शिखर से सागर तक किस विधा की रचना है? तो शिखर से सागर तक जो रचना है वो किस विधा की है? निबंध, जीवनी या जीवनी उपन्यास या नाटक निबंध या सभी। तो दोस्तों, शिखर से सागर तक जो है ये किस विधा की रचना है? ये है दोस्तों निबंध है, जीवनी, निबंध और जीवनी। शिखा से सागर तक जो विधा है ये निबंध जीवनी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन हैं? तो संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन हैं? ऑप्शन है मुक्तिबोध या रमेश कुंतल मेघ, विजय देव नारायण शाही या मनोहर श्याम जोशी। तो संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के जो प्रयोक्ता हैं दोस्तों वो कौन हैं? वो हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। तो मुक्तिबोध दोस्तों इसके संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती है। जो पाली भाषा है दोस्तों इसकी समय सीमा कब से कब तक मानी गई है? ऑप्शन है 1000 ईसा पूर्व से 5 500 ईसा तक,
या 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक, या 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, या प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी तक। ठीक है, तो यहाँ पर जो पाली भाषा का समय माना जाता है दोस्तों, कब से कब तक माना जाता है, ये माना जाता है दोस्तों 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक का समय जो है, इसको पाली भाषा का समय सीमा मानी जाती है। तो 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक का समय जो है, इसको पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, इसमें किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन है परिमाणवाचक विशेषण, या संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, या सार्वनामिक विशेषण। तो इसमें जो है किस प्रकार का विशेषण है, ये पूछा गया है। तो इसमें अगर हम विशेषण की बात करें तो दोस्तों, इसमें जो है गुणवाचक विशेषण देखने को मिलता है, क्योंकि वो राधा सुंदर लड़की है, तो ये उसके गुण को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण 1951 ईस्वी जीवनी के लेखक कौन हैं? तो जो जयप्रकाश नारायण जीवनी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है रामवृक्ष बेनीपुरी, या भारतेंदु हरिश्चंद्र, या जैनेन्द्र कुमार, या अमृत राय। तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण जो 1951 ईस्वी में जो जीवनी लेखन हुआ है, ये इसके लेखक कौन हैं, जीवनी लेखक के तौर पर कौन जाने जाते हैं इसमें? तो वह हैं दोस्तों रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हंस अकेला के रचनाकार कौन हैं? हंस अकेला जो रचना है, इसके रचनाकार कौन है? देवेंद्र शर्मा, रमानाथ अवस्थी, हरदयाल, या ऋतुराज। तो हंस अकेला के रचनाकार कौन है दोस्तों? इसके रचनाकार हैं दोस्तों रमानाथ अवस्थी। रमानाथ अवस्थी की रचना है हंस अकेला। इसको जरूर नोट कर लें दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रमानाथ अवस्थी की रचना है हंस अकेला। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रेमचंद कृत किस उपन्यास का अनुवाद द गिफ्ट ऑफ काओ नाम से किया गया है? तो किस उपन्यास का अनुवाद जो है द गिफ्ट ऑफ काओ नाम से किया गया है? ऑप्शन है गोदान, करबला, निर्बला, निर्मला, या गबन। तो दोस्तों इसमें से जो प्रेमचंद की जो उपन्यास है द गिफ्ट ऑफ काओ, किसका अनुवाद जो है इस नाम से किया गया है, उपन्यास का अनुवाद किया गया है? तो वो है दोस्तों आपका गोदान। कौन सा है? गोदान जो प्रेमचंद कृत उपन्यास है, इसका अनुवाद जो है द गिफ्ट ऑफ काओ नाम से किया गया है। द गिफ्ट ऑफ काओ, तो इसको नाम से पढ़ के पता चला है काओ। ठीक है, तो इसमें गोदान जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। विदेह का प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन, नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण पंक्ति में काव्य रस है। तो इसमें कौन सा काव्य रस है ये बताना है। जैसे श्रृंगार है, करुण है, वीर है, या हास्य है। तो विदेह का प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन और नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण, इस पंक्ति में कौन सा काव्य रस है? तो दोस्तों इसमें जो काव्य रस है वो है श्रृंगार काव्य रस। किस प्रकार का है? श्रृंगार रस इसमें देखने को मिलता है दोस्तों। कौन सा रस? श्रृंगार रस। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस उपन्यास में गांव की राजनीति का व्यंग्यपूर्ण चित्रण मिलता है? तो कौन सा उपन्यास ऐसा है जिसमें गांव की राजनीति का व्यंग्यपूर्ण चित्रण देखने को मिलता है? तो वो कौन सा उपन्यास है? ऑप्शन है गोदान, राग दरबारी, तमस, या मैला आंचल। तो दोस्तों जो राग दरबारी है, ये जो है राग दरबारी जो उपन्यास है, इसमें गांव की राजनीति का व्यंग्यपूर्ण चित्रण किया गया है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैं पलकों में पाल रही हूँ यह सपना सुकुमार किसी का। मैं पलकों में पाल रही हूँ यह सपना सुकुमार किसी का, ये काव्य पंक्ति में काव्य गुण कैसा है? तो
इसके अंदर कैसा काव्य गुण है, जैसे ओज गुण, माधुर्य गुण या प्रसाद गुण या कोई नहीं। तो मैं पलकों में पाल रही हूँ यह सपना, सुकुमार किसी का। इस काव्य पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है दोस्तों? वह है माधुर्य गुण। कौन सा गुण इसके अंतर्गत है? माधुर्य गुण इसमें देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खगपत पति तियपित बहुजल समानतु बैन काव्य पंक्ति में प्रयुक्त काव्य दोष क्या है? तो दोस्तों इसमें खगपत पतितीय पित बहुजल समानतन समानतु बैन, इस काव्य पंक्ति में जो प्रयुक्त काव्य दोष है वो कैसा है? ऑप्शन है अश्लील दोष या अप्रयुक्त दोष या क्लिष्टत्व दोष या अपुष्टार्थ दोष। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो दोष है दोस्तों किस प्रकार का है? वह है क्लिष्टत्व दोष है। इसके अंदर कैसा है? क्लिष्टत्व, जो क्लिष्टत्व दोष होता है वो इसमें देखने को मिल रहा है। खगपत पतितियपित बहुजल समानतु बैन, ये जो काव्य पंक्ति में है जो प्रयुक्त दोष है वह है क्लिष्टत्व दोष। ठीक है, क्लिष्ट तत्व दोष कहते हैं इसको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों छंद पर आधारित है। हे तात हे मातुल जहाँ हो, है प्राण है प्रणाम तुम्हें वही, अभिमन्यु का इस भांति मरना, भूल मत जाना कहीं। प्रयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? तो दोस्तों जो इसमें किस प्रकार का छंद है? हे तात हे मातुल जहाँ हो, है प्रणाम तुम्हें वहीं, अभिमन्यु का इस भांति मरना, भूल मत जाना कहीं। ये पंक्तियां जो अभिमन्यु के द्वारा कही गई थी, इस प्रयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है ये बताना है। ऑप्शन है गीतिका छंद, हर गीतिका छंद या मंदाक्रांता या इंद्र ब्रजा। तो दोस्तों इसके अंतर्गत जो छंद है वह है हरि गीतिका छंद। ठीक है, हरि गीतिका छंद का उदाहरण है। अगला है, धरे एक बैनी मिली, मैल सारी मृणाली मनोपंक, सौ काड़ी डारी। पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो इसको अच्छे से समझ लें दोस्तों इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझिए। अब यहाँ पर दोस्तों धरे एक बैनी मिली, मैल सारी मृणाली मनोपंक, सौ काटी डारी, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो इसके अंतर्गत आपके ऑप्शन है रूपक, यमक, प्रतीप या उत्प्रेक्षा। तो कौन सा अलंकार इसके अंतर्गत है दोस्तों? वह है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत भारती सम्मान से क्या प्रदान नहीं किया जाता है? तो भारत भारती सम्मान में क्या प्रदान नहीं किया जाता? ऑप्शन है 5 लाख रुपये, स्मृति चिन्ह, अंग वस्त्र या पत्र। तो इन चारों में से 3 चीज़ें जो है प्रदान की जाती है, लेकिन एक चीज़ ऐसी कौन सी है जो भारत भारती सम्मान के अंतर्गत प्रदान नहीं की जाती? तो दोस्तों वह है पत्र। पत्र यहाँ प्रदान नहीं किया जाता। बाकी 5 लाख रुपये की राशि मिलती है इसमें भारत भारती सम्मान में, स्मृति चिन्ह देखने को मिलता है और साथ ही अंग वस्त्र मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपका ए बी सी तीनों सही हैं, बट पत्र यहाँ पर प्रदान नहीं किया जाता, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अति स्नेह पाप संकी, इस सूक्त में से युक्त रचना कौन सी है? तो ये एक सूक्त है दोस्तों, सूक्ति है ये। इस सूक्ति से संबंधित युक्ति कौन सी है? युक्त कौन सा है? कौन सी रचना है जिसमें इस सूक्ति का यूज हुआ है? तो अति स्नेह पाप संकी, ये सूक्ति किस रचना में उपयोग हुई है? जैसे मृच्छक कटिकम या अभिज्ञान शाकुंतलम या पाप कथा या स्नेह सुधा। तो अति स्नेह पाप संकी, जैसे कि इसको सुन के लग रहा है, तो ये किससे संबंधित है? यह है अभिज्ञान शाकुंतलम से। किससे संबंधित है? अभिज्ञान शाकुंतलम से संबंधित है दोस्तों। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस में है। मुद्रा राक्षस में क्या है दोस्तों? ऑप्शन है अति स्नेह पाप संकी या अनतिक्रमणियो ही विधि, ये सूक्ति हैं। और साथ ही अत्यादरह संकनीय संकनीय या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो मुद्रा राक्षस में जो मेन है
वो क्या है? अत्यादरः संकनीय। क्या है? अत्यादरः संकनीय। तो ये मुद्रा राक्षस के अंतर्गत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अहो दुरंता बलवद्दिरोधिता से युक्त रचना कौन सी है? अहो दुरंता बलवद्दिरोधिता से युक्त रचना कौन सी है? ऑप्शन है आपका नैषधम या रघुवंशम या विकाग्निमित्रम या किरातार्जुनियम। ठीक है दोस्तों। तो अहो दुरंता बलवद्दी रोधिता से युक्त जो रचना है दोस्तों, वो कौन सी है? वो है किरातार्जुनियम। कौन सा है? किरातार्जुनियम जो है दोस्तों, ये अहो दुरंता बलवद्दी रोधिता से संबंधित है। यानी कि इसमें अर्जुन की जो है बल बुद्धि दोनों का यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिशुपाल वधम की सर्ग श्लोक संख्या क्या है? तो शिशुपाल वधम की सर्ग श्लोक संख्या क्या है? ऑप्शन है 20/1650 या 18/2000 या 22/2828 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, वो है 20/1650। ठीक है, 20/1650। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिशुपाल वधम का उपजीव्य क्या है? तो शिशुपाल वधम का उपजीव्य है रामायण, महाभारत, मार्कंडेय पुराण या इनमें से कोई नहीं। तो शिशुपाल वधम का उपजीव्य क्या है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, वो है महाभारत। ठीक है, महाभारत है जिसमें शिशुपाल वध का यहाँ पर उपजीव्य किया गया है। शिशुपाल वध के बारे में बताया गया है। तो किसमें है? महाभारत में। अगला है, कवि शब्द के चतुर्थी एक वचन में होता है। तो जो कवि शब्द है दोस्तों, उसके चतुर्थी एक वचन में क्या होता है? क्या बनेगा? कवयः या कविना या कवये या कवो। तो दोस्तों कवि शब्द की चतुर्थी एक वचन में क्या होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों कवये। क्या बन जाएगा? कवये बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ये हिंदी के अंतर्गत जो अनिवार्य संस्कृत होती है उससे संबंधित ये प्रश्न है दोस्तों। तो इसलिए ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ संस्कृत का प्रथम ज्ञात उपन्यास माना जाता है? तो इनमें से कौन सा ग्रंथ ऐसा है जो संस्कृत का प्रथम ज्ञात उपन्यास माना जाता है? जैसे 10 कुमार चरितम या कादम्बरी या मृच्छकटिकम या रघुवंशम। तो दोस्तों कौन सा ग्रंथ संस्कृत का प्रथम ज्ञात उपन्यास है? तो वो है दोस्तों आपका कौन सा वाला? कादम्बरी। कादम्बरी दोस्तों संस्कृत का प्रथम ज्ञात उपन्यास के तौर पर माना जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर। अंतिम क्वेश्चन है, उत्तर रामचरित में किस पात्र की भूमिका नगण्य है? तो इनमें से कौन सा पात्र ऐसा है जिसकी भूमिका नगण्य है? ऑप्शन है सूत्रधार या नायक या नायिका या विदूषक। तो उत्तर रामचरित जो है इसके अंतर्गत कौन सी पात्र है जिसकी भूमिका नगण्य मानी गई है? तो वह है दोस्तों विदूषक। तो विदूषक की भूमिका जो है उत्तर रामचरितमानस में विदूषक की भूमिका जो है नगण्य मानी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास जो प्रैक्टिस सेट के तौर पे है। आई होप आपने इस क्लास के मैक्सिमम प्रश्नों के उत्तर स्वयं दे दिए होंगे। और आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास के साथ। और अभी तक जिन अभ्यर्थियों ने हमारी मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की वो ज़रूर मेंबरशिप ज्वाइन कर लें और साथ ही जो है अपनी क्लास को कंटिन्यू करते रहें, जिससे आपकी तैयारी जो है फाइनल स्टेज तक बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगी। क्योंकि आपको एग्ज़ाम्स में इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपको कुछ अटपटे भी लगेंगे, कुछ बहुत आसान भी लगेंगे। तो इसलिए जो है डीप स्टडी आप ज़रूर कर लीजिएगा, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें,
साथ ही चैनल के प्लेलिस्ट में जाके हमारी लगातार क्लासेस को आप ज़रूर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।